हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे क्वांट की सीरीज में, लेक्चर की सीरीज में। आपको पता है कि यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पूरी पूरी क्वांट हम आपको करा रहे हैं, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दिया है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, वो डन हो चुका है। इससे पहले भी हमने टॉपिक्स करा चुके हैं, और आज का जो डिस्कशन है वो आज हम एकदम फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो द टॉपिक इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं एक बार बता दूं आपको, ये इसका लेक्चर 1 है, ठीक है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, और जो कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपका। क्यों? क्योंकि यहां से आपका टोन सेट होगा, और पीएनसी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी के लिए। बच्चे मेरे से अक्सर कहते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आता, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है सर, ऐसा हो जाता है सर। हमें समझ में तो आ जाता है जब क्लास में करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो सर क्वेश्चन नहीं होते, है ना। और कई बच्चों के तो पीएनसी में ही क्वेश्चन नहीं होते, मतलब कि उसके आंसर नहीं निकलते, सॉल्यूशन नहीं आते। जिस तरीके से सोचने को कहता है उस तरीके से सोच नहीं पाते हैं। तो ये सब समस्याएं अगर आपके साथ आ रही हैं तो फिर ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब ये पूरी सीरीज ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर ये लग रहा हो कि नहीं सर मैं प्रोबेबिलिटी मतलब कि मेरे को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आती है, मैं सीधा प्रोबेबिलिटी से पढ़ूंगा आपके साथ, बेटा ऐसा मत करना। प्रोबेबिलिटी से पहले इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। याद रखना, प्रोबेबिलिटी के बीज जो हैं, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी के लिए चीजें इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, वो यहां से शुरू करेंगे। तो इन टॉपिक को आप कंबाइंड मान सकते हो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो प्रोबेबिलिटी रहेगा, दोनों कंबाइंड की तरीके से लेकर के चलेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे जो रूल सेट करेंगे वो वहां तक सेम रहेंगे। मेरी टोन, मेरा लैंग्वेज सेम रहेगा, जिस तरह से मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वही प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, समझिएगा इस लेक्चर को, और एक एक चीज को ग्रैब करते चलिएगा, क्योंकि सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके प्रोबेबिलिटी के लिए और उसके आगे स्टैट्स वगैरह जो आपके यहाँ पे है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज का एक बेस यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, और अगर ये क्लियर हो गया ना तो यकीन मानना मेरा, प्रोबेबिलिटी में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी के अंदर लैंग्वेज सेम रहेगी और वैसे ही आपकी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। इसलिए यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे बाल को। होपफुली ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो ठीक है बॉस, स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। बहुत सिंपल सी चीज, परम्यूटेशन क्या होता है सर, कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, जरा मेरे को बता दो। यस यस, सोच लो, मतलब अपने मन में, यहाँ पे तो नहीं बता पाओगे, अभी लाइव तो नहीं है ये। तो मेरे को बताओ आराम से कि क्या सोचते हो परम्यूटेशन के बारे में, क्या सोचते हो कॉम्बिनेशन के बारे में। अपनी बुक में लिख सकते हो, सोच सकते हो, जो करना चाहे कर सकते हो यार, बट बता दो, करना जरूर, ठीक है। तो ठीक है, परम्यूटेशन से क्या समझते हो, कॉम्बिनेशन से क्या समझते हो। सरकार जनाब, परम्यूटेशन है और एक है कॉम्बिनेशन। तो ठीक है, इसका ना एक बहुत सिंपल सा मैं आपको कहानी बता दूंगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्चुअली में होता क्या है। ये बेटा कुछ नहीं होता। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, समझ रहे हो। बस इतनी सी चीज है, याद रखना। इसका मतलब है सिलेक्शन, और परम्यूटेशन का मतलब है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। बस इतना अगर याद रख लिया ना तो फिर मतलब बस कहानी निकल पड़ी तुम्हारी, बात खत्म। दिस इज योर सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। यानी कि जनाब, कॉम्बिनेशन का मतलब है किसी चीज को सिलेक्ट करना, और परम्यूटेशन का मतलब है सिलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज भी करना, या फिर इस तरीके से सिलेक्ट करना कि उसका अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंस दे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। इनकी पूरी डेफिनेशंस होती हैं, इनकी पूरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपके एग्जाम में सिस्टमेटिकली पूछी जाती है। ओके, एक एक चीज को डिफाइन करते हुए चलेंगे। इससे पहले फैक्टोरियल को समझना इंपॉर्टेंट है, तो एक एक चीज को हम डिफाइन करते चलेंगे, एक एक चीज की इंपॉर्टेंस हम बताते चलेंगे, ठीक है ना। बट जाहिर सी बात है कि उससे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्शन और मतलब कि सिलेक्शन से क्या मतलब है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट से क्या मतलब है, यहाँ पे मैं समझा दूं आपको हल्का सा, ठीक है। तो एक्चुअली में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कहानी तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन, पूरा प्रॉपर एग्जाम्पल्स, पूरे प्रॉपर चीजें आगे आएंगी, लेकिन अभी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। इसलिए ये मैं समझना कि बस सर इतना समझ लिया हमारी कहानी, बस हम तो धन्य हो गए, बस बात खत्म, ऐसे मत सोचना बॉस। आगे कहानी है, बहुत तगड़ी कहानी है, बहुत जबरदस्त कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है, जो मेरे को आपको सुनानी है बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये टॉपिक मैं जानता हूं कई बच्चों के साथ दिक्कत देता है। इसलिए तो आप लोग हमारे पास आए हो, सिंपल सी बात है, इसलिए तो आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पे। तो भाई आज के बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन टॉपिक्स में, ठीक है ना। समझ लो ये के बारे में। तो ठीक है सर, सिलेक्शन और सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, सिलेक्शन या सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट वो किन्हीं वस्तुओं में से होगा, किन्हीं एलिमेंट्स में से होगा, किन्हीं
नंबर्स में से या कुछ भी चीजें हैं उसमें से होगा। तो मान लो यहाँ पे मैंने 3 अल्फाबेट्स लिए बॉस, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स लिए है ना, सपोज दैट मैंने लिए भाई ABC, 3 मैंने अल्फाबेट लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे अभी कि सर डेफिनेशन कहाँ है, सर बातें कहाँ है, सर किस तरीके से करोगे। अरे वो सब अभी आएगा, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें फील दे रहा हूँ उसकी, ठीक है। तो भाई तुम्हारे पास मान लो कोई 3 एलिमेंट है ABC, इस तरीके से तुम्हारे पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट 2 एलिमेंट आउट ऑफ 3। आपको 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं इन 3 एलिमेंट में से। तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, है ना, कितने रास्ते होंगे जिन रास्तों से आप इन 2 एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, वही चीज आपकी क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल भाषा में समझ में आ गया। डेफिनेशन वगैरह जब आएगी ना, याद रखना, जब मैं यहां पे समझ लोगे ना तो डेफिनेशन आएगी तो चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है ना। सो सिलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स आउट ऑफ 3, है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 एलिमेंट आउट ऑफ 3। तो किस तरह से होगा, तो इस तरह से प्रॉपर लिख देता हूं मैं आपके सामने। तो भाई नंबर ऑफ वेज, है ना, सिलेक्टिंग 2 एलिमेंट्स आउट ऑफ 3, ये जो 3 ऊपर लिखे हुए हैं, इसमें से कितने नंबर ऑफ वेज में से आप 2 एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, जरा बताना मेरे को, आप ही बताओ मेरे को। सिंपल बता सकते हो ना, हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं सर। एक तो मैं एक बार सिलेक्ट कर सकता हूं सर AB को, है ना, ठीक है, एक सिलेक्शन हो गया, एक रास्ता हो गया। सर दूसरी बार मैं सिलेक्ट कर सकता हूं BC को, ठीक है सर बिल्कुल सही सर, एक रास्ता हो गया। तीसरी बार सर मैं सिलेक्ट कर सकता हूं CA को, तीसरा रास्ता ये हो गया। समझ में आई बात या नहीं आई? तो भाई कितने रास्ते निकल के आए, तो 3 वेज निकल के आए। नंबर ऑफ वेज कितने, 3 वेज। इसके अलावा कोई और वे है क्या सिलेक्ट कर सकते हो? कोई कहेगा सर BA को, नहीं भाई वो बाद की बात है, अभी AB BC CA, ये 3 तरीकों से आप 3 बंदों में से या 3 एलिमेंट में से या 3 वस्तुओं में से 2 एलिमेंट्स या 2 वस्तुओं को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 3 हो गए। ये बहुत सिंपल, मैं कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस है, उससे मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको। समझ में आएगी? ये तो कॉमन सेंस हो गया, बिल्कुल सिंपल। तो नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 2 एलिमेंट्स आउट ऑफ 3, ये तो अपना सिंपल क्या हो गया, अपना कॉम्बिनेशन, इस तरीके से, ठीक है ना। तो सर परम्यूटेशन क्या होता है फिर? कॉम्बिनेशन अगर ये है सर, तो फिर यार परम्यूटेशन किसे बोलोगे सर आप? अभी समझा रहे हैं ना जनाब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अब मान लो यहां पे भी आपने 3 एलिमेंट लिए, यही 3 एलिमेंट है ABC, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 2 एलिमेंट्स। अब यहां से भी 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं, प्लस उनका क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। सर अरेंजमेंट से क्या मतलब है? भाई आप शादी ब्याह में जाते हो, आप किसी फंक्शन में जाते हो, वहां पे अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। उस अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ कि कहीं पे अरेंजमेंट से यहाँ पे कहने का मतलब है व्यवस्था, मतलब वो भी हालांकि शादी ब्याह में भी क्या बोलते हैं, व्यवस्था बोलते हैं, लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मतलब कि भाई प्रॉपर प्लेस क्या है ना, मतलब कि प्रॉपर प्लेस क्या है, प्लेस के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखना, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर अपने क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है ना, तो अगर आपको क्या कहते हैं, आपकी रैंक के हिसाब से बैठाया गया है, ठीक है ना, या फिर क्रिकेट टीम के अंदर जो आपकी टीम सिलेक्ट होकर आती है उनके अंदर क्या कहते हैं उसे, बैटिंग ऑर्डर, है ना, वहां पे सिलेक्शन तो इंपॉर्टेंट है लेकिन अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है ना। तो जहां पे आपकी प्लेस का इंपॉर्टेंस आ जाए, वहां पे सिलेक्शन ही नहीं होता, वहां पे सिलेक्शन के साथ में अरेंजमेंट होता है। यानी कि पहले किसको सिलेक्ट कर रहे हो, बाद में किसको सिलेक्ट कर रहे हो, दोनों के दोनों आपके वहां पे मैटर कर जाए। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? कहने का मतलब, सर कहना क्या चाह रहे हो, कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो जरा अब समझ में आएगा तुम्हें। अब जरा वापस सिलेक्शन की तरफ आते हैं और जरा देखना सिलेक्शन में क्या हो रहा था। सिलेक्शन में मैंने AB का, किसी बच्चे ने बोला सर मेरे को BA सिलेक्ट करना है, तो भाई AB करो या BA करो, सिलेक्शन में एक ही बात है। ऐसी सर BC करो या CB करो, सिलेक्शन में एक ही बात है। CA करो या AC बोलो, सिलेक्शन में एक ही बात है। नंबर ऑफ वेज नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे, ठीक है ना। तो चाहे तो AB को सिलेक्ट कर लो, BA को सिलेक्ट कर लो, एक ही बात है, क्योंकि A को अगर पहले सिलेक्ट कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, B को अगर पहले सिलेक्ट कर ले कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि प्लेस की इंपॉर्टेंस नहीं है यहां पे। समझ में आई बात, है ना, प्लेस की इंपॉर्टेंस यहां पे नहीं है ना। तो यहां पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि नॉट प्लेस स्पेसिफिक, है ना, तो इसको प्लेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जाहिर सी बात है जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये भाई प्लेस स्पेसिफिक होता है, इसको प्लेस से फर्क पड़ता है, यानी कि ये बुरा मान जाता है। ये कौन है, ये शादी में आए हुए फूफा जी हैं, अगर इनको गलत तरीके से ट्रीट किया ना तो बस समझ लो मतलब हंगामा ही हंगामा है, फिर तो बढ़िया वाला कैड़े वाला हंगामा।
समझ गए नहीं समझ गए? मतलब ये ए बी सी जो है, इनको आपको सिलेक्ट ही नहीं करना है, इनको आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है कि इनके प्लेस की भी वैल्यू रहे, अलग अलग हो जाए। सर कहना क्या चाह रहे हो? सर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि आपको इस बार करना है, आपको फिर से अगेन सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट ऑफ टू, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हो प्लस अरेंजमेंट कर रहे हो ऑफ टू एलिमेंट, ऑफ टू एलिमेंट्स। समझ रहे हो? तो यहां पे भी दो ही एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है कि भाई ए बी, पहले ए को चुना बाद में बी को चुना, ये एक अलग केस है, और बी ए एक अलग केस है। समझ रहे हो? इस तरीके से ए बी अलग केस है, बी ए अलग केस है। ऐसे ही बी सी एक अलग केस है, सी बी एक अलग केस है। ऐसे ही सी ए एक अलग केस है एंड ए सी एक अलग केस है। समझ में आई बात या नहीं आई? या फिर से दोहराऊं, समझ में आ गया? तो ये है आपका सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। यानी कि यहां पे जब हमने देखा था खाली सिलेक्शन कॉम्बिनेशन की बात करी थी, तो ए बी बोलो या बी ए बोलो एक ही बात थी, चाहे पहले ए को लिख लो चाहे बाद में बी को लिख लो, मतलब कि दो सिलेक्ट करने हैं, कैसे भी कर लो, पहले ए को करो चाहे पहले बी को करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहां पे सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट में प्लेस स्पेसिफिक हो गया, प्लेस का इंपॉर्टेंस है, पहले ए को करना है बाद में बी को करना है, ये एक केस बना, पहले बी को करना है बाद में ए को करना है, ये दूसरा केस बना। समझ रहे हो? तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट में हमेशा केस क्या बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और आपके खाली सिलेक्शन में केस क्या बनेंगे? कम बनेंगे। समझ रहे हो? जनरली प्रोबेबिलिटी में क्या मतलब किसकी हेल्प ली जाती है? कॉम्बिनेशन की, ठीक है ना। और यहाँ पे सिलेक्शन और सॉरी यहाँ पे पीएनसी में क्वेश्चन किस पे आते हैं? परमुटेशन पे से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जनरली दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों का एक क्लियर कट सामने डेफिनेशन लिख के बताने से अच्छा कि पहले ही दोनों को कंपैरिजन करके क्लियर कट इनका डिफरेंस मैंने बता दिया आपको, ताकि आगे लेक्चर में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो हर चीज यहां पे क्लियर हो चुकी है आपके सामने। समझ में बात आती है या नहीं आती है? समझ में बात आई नहीं? इसके फॉर्मूलेज भी हैं, एनसीआर एनपीआर, जो आपने शायद मे बी, मेरे को नहीं पता, शायद पहले समझ भी लिए हो, लेकिन अगर रटे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, रटना नहीं होता मैथ्स में। यहाँ पे उन फॉर्मूलों को किस तरह से वो आए हैं एक्चुअली में वो भी समझाया जाएगा। तो ये चीज अगर क्लियर हो चुकी है आपको तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज क्लियर कि भाई सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट क्या है और सिलेक्शन क्या है। अभी इस पे वापस आएंगे, डोंट वरी, वापस आएंगे इस पे, लेकिन हम आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये खाली मैंने आपको एक झलकी दी है ना, 10 मिनट के अंदर खाली झलकी दी है कि एक्चुअली में चीजें काम किस तरह से करती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझिए भाई। अगला जो मतलब कि इसका जो एक इंपॉर्टेंट टूल है, इसको और अच्छे से समझने के लिए जो एक बहुत ही प्यारा टूल है ना, दैट इज आर फैक्टोरियल। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो इसको बहुत ही प्यार से समझने के लिए बहुत ही प्यारा टूल है ना, दैट इज फैक्टोरियल, ठीक है ना भाई। ओके, हेल्पफुल मतलब इसको हेल्पफुल करने के लिए फॉर्मूले वगैरह में, क्योंकि ये आएगा इसलिए मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लिखवाया आपको अभी, पहले फैक्टोरियल समझाऊंगा। और फैक्टोरियल पे भी क्वेश्चन आता है क्वांट के अंदर अलग अलग एग्जामिनेशंस में, पर्टिकुलरली आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है और आता है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा अगर किसी को फैक्टोरियल नहीं आता तो, और अगर आता है तब भी समझिएगा बेटा। इसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से होता है, इस तरह से भी लिखते हैं फैक्टोरियल एन, एन खाली मैं एक रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख रहा हूं, या फिर इस तरह से भी लिखते हैं कई लोग फैक्टोरियल एन। इसके अलावा भी लिखते होंगे तो ठीक है, मेरे को कोई समस्या नहीं है। ये दो मैंने आपको समझा दिए, दो बहुत मोस्ट जनरली यूज करे जाने वाले फैक्टोरियल के टर्म है, ठीक है ना। तो इनको बोला जाता है फैक्टोरियल एन या फैक्टोरियल एन। अपन ये वाला करेंगे यूज ज्यादा, ठीक है ना। मेरा हाथ इस पे बैठा, अब ये मत कहना सर ये क्यों यूज कर रहे हो, मेरा हाथ उस पर बैठा हुआ है भाई ज्यादा, तो मैं वो यूज कर लेता हूँ। इतना बड़ा इस तरह से बनाने की कोई जरूरत, मेरे को थोड़ा सा आलसी आदमी तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो ठीक है, ये फैक्टोरियल अपना ही होता है। फैक्टोरियल का सर मतलब क्या है सर? तो मान लो n की वैल्यू अगर 5 है ना, तो फैक्टोरियल n कितना होगा? फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 5 कितना होगा भाई? कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, ये हो जाएगा सिंपल 5 गुणा करते हुए एक एक संख्या कम करते जाओ, बात खत्म। मल्टीप्लीकेशन और एक एक संख्या कम, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, दैट इज कितना? 5 और 20 दिया, 60 दूनी 120, 120, 120 आ जाएगा। तो दैट इज फैक्टोरियल n। यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है सर? n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 लाइक दिस, है ना। तो फैक्टोरियल n का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, n into n minus 1, है ना, into n minus 2 लाइक दिस। अभी चलता चला जाएगा, into n minus 3 लाइक दिस। यही तो हो रहा है ना, ये n था 5, फिर n minus 1 4, मतलब 5 minus 1 4, n minus 2 यानी कि 5 minus 2 3, इस तरह से
ये चलता चला जाएगा अब ये कहानी जब तक ये 1 नहीं आ जाता, समझ रहे हो। तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपका फैक्टोरियल का। अब सर ठीक है सर, ये तो फैक्टोरियल हमें पता भी था, आपने समझा भी दिया और बड़े समझ में आ भी गया। सर क्वेश्चन कैसे बनता है इसके ऊपर जरा इसकी कहानी बता दो अगर हो सके तो, ठीक है ना। तो भाई अब इतना तो समझ में आ गया कि फैक्टोरियल का अगर मैं एक नंबर का एक फैक्टोरियल लिखूं तो एक बड़ा सा संख्या, बड़ी सी संख्या बन जाती है ना। जैसे फैक्टोरियल 6 तो मतलब कि उसके अंदर और भी ज्यादा मतलब मल्टीप्लिकेशन आगे होती चली जाएगी, 6 गुना 5। फैक्टोरियल 10 यानी कि 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, कितना लंबा जा रहा है। फैक्टोरियल 12 किसने लिख दिया तो कितना लंबा जाएगा ना, 12 गुना 11 और लगा लो आगे। फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 1000, कितना बड़ा नंबर हो सकता है, यू कैन इमेजिन, ठीक है ना। तो अब अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर भी इमेजिन कर सकता है ना। अब वो यहाँ पे फ्री में सिलेक्शन देने तो बैठा नहीं है आपको, तो वो क्या करेगा, तो वो अपनी इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाएगा और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। क्या क्वेश्चन पूछेगा सर, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो क्वेश्चन वो कुछ ऐसा पूछ लेगा, वो बोलेगा भैया एक काम करो, तुम्हें फैक्टोरियल पता है ना, तो ठीक है कुछ ना करो, तुम्हें फैक्टोरियल आता है ना, आता है ना, भाग करना आता है ना, डिवाइड देना आता है ना, तो ठीक है बस मेरे को एक चीज बता दो। वो कहेगा भैया कि फाइंड द रिमाइंडर। वो क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है बस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 100, है ना। क्या है, फैक्टोरियल 100, समझ गया ना, यानी कि 100 गुना 99 गुना 98 लाइक दिस, 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 97, ऐसे करके पूरा एक लग दिया टर्म, और उसके बाद कोई एक नंबर आएगा बड़ा सा। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 100 इज डिवाइडेड बाय 720। भाई बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, है ना। प्यारा क्वेश्चन है ना, कितनी प्यार से उसने क्वेश्चन बनाया, अच्छा लगा, बढ़िया, मस्त, बिंदास। तो क्वेश्चन उसने कुछ इस तरीके से बनाया, बहुत सिंपल। उसने बोला कि भाई एक संख्या है फैक्टोरियल 100, आपको फैक्टोरियल भी आता है और भाग देना भी आता है। तो फैक्टोरियल 100 करने के बाद एक नंबर आएगा, उसको भाग कर दो 720 से, और 720 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर पता है ना, शेषफल जो बचेगा आपका, उसकी वैल्यू बता दो कि भाई कितना शेषफल, कितना आपका रिमाइंडर बचने वाला है, सिंपल, है ना। तो भाई जो बच्चे हमारे होशियार है, होनहार है, सारे बच्चे होशियार होनहार है हमारे, पॉज करके और जरा इसको ट्राई दो एक बार, है ना, ट्राई दो एक बार बढ़िया से, क्योंकि अपन तो यहाँ पे करा ही रहे हैं भाई आपके यहाँ पे, है ना। ऑनलाइन क्लास का यही मतलब है कि अपने यहाँ पे करा रहे हैं, आप पॉज कर सकते हो यहाँ पे आराम से, ठीक है। तो ठीक है बॉस, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। अभी देखो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि भाई एक चीज साफ साफ पता चल रही कि इतने बड़े नंबर के पीछे नहीं जाना, इतनी बड़ी संख्या के पीछे नहीं जाना, क्योंकि जाओगे तो क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे, ठीक है ना। इतनी बड़ी संख्या के पीछे नहीं, तो कहाँ जाना है सर, लॉजिक के पीछे जाना है। कैसे लॉजिक के पीछे जाना है सर, हमें पता है कि फैक्टोरियल 1 तो सर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। इसके बाद बताऊँ फैक्टोरियल 0 क्या होता है, तब तक जरा सोच के चलना, हालांकि तुम्हें पता होगा, लेकिन उसका क्यों होता है फैक्टोरियल 0 वो मैं अभी बताऊंगा। 0 की अभी बात करूंगा, रुक जाओ। फैक्टोरियल 1 से करना है शुरुआत में यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 100 तक फैक्टोरियल 100 होगा। फैक्टोरियल 1 होगा आपका 1, फैक्टोरियल 2 कितना होगा 2, फैक्टोरियल 3 कितना होगा 3 इंटू 2, भाई जाहिर सी बात है ना, दैट इज 6। भाई फैक्टोरियल 4 कितना होगा, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 24, है ना। तो यानी कि कुछ नहीं हो रहा है, बस ये ऊपर वाले में नीचे वाले की मल्टीप्लाई हो रही है लाइक दिस, और कुछ नहीं हो रहा है। फैक्टोरियल 5 कितना होगा, कुछ नहीं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, दैट इज 120। तो लाइक दिस फैक्टोरियल 6 कितना हो जाएगा, फिर से सर वही हो जाएगा, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 720। हाँ जी जनाब, इसके बाद भी आप लिखते चले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैक्टोरियल 7 भी लिख लोगे, सर क्यों लिख रहे हो, अभी बता रहा हूँ। 7 क्या हो जाएगा, 7 इंटू फिर 6 इंटू 5 गुना 4 लिखने के बजाय मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, 7 इंटू फैक्टोरियल 6। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फैक्टोरियल 7 को मैंने लिख दिया 7 इंटू फैक्टोरियल 6, है ना। जो भी आएगा नंबर मेरे को नहीं पता, मतलब नंबर क्या आएगा वो एक्चुअली में 7 को जब आप 720 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। चलो लिख देता हूँ मैं आप लोगों की खुशी के लिए, 707 7 2 14, 7 7 49 प्लस 1 एक जो उसका बच गया था, दैट इज 5040, ठीक है ना। तो इतना नंबर अपने पास आ गया बॉस, ठीक है ना, इतना नंबर अपने पास आ गया। इसको जरा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे 5040 को, जी हाँ, तो इतना नंबर अपने पास आ गया, ठीक है।
अब आगे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं भाई। जो होनहार हमारे बच्चे हैं वो समझ चुके होंगे अभी तक ही, मैं जानता हूं, मेरे को विश्वास है। नहीं समझे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे समझा रहे हैं। तो सर हमें एक चीज पता चली कि सर फैक्टोरियल और कुछ नहीं है, बस जो पिछले वाली कहानी है ना उसका अगले वाली कहानी के साथ मल्टीप्लीकेशन ही है ना। ये जो कहानी थी इसका आगे वाली कहानी के साथ मल्टीप्लीकेशन है, वही रिजल्ट आ रहा है ना। इस तरह से चल रही है कहानी। तो सर जरा देखें कि पहली बार जो है 720 कहां पे आया। पहली बार 720 आया यहां पे, जरा इसकी तरफ फोकस करो, है ना, सिंपल सी बात है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जरा इसकी तरफ फोकस करो, है ना। अपन जब इसकी तरफ फोकस कर रहे हैं तो हमें पहली बार 720 मिल रहा है, ठीक है ना। अब इसके आगे जो भी कहानी आएगी मेरे को नहीं पता क्या आएगा, है ना, मेरे को नहीं पता क्या आएगा। एक बार पता चल गया 5040 आ रहा है, फिर इसके अंदर 8 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके अंदर 9 से होगा, जो भी आएगा होता चला जाएगा, ठीक है ना। आगे कुछ ना कुछ नंबर आपका बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन मेरे को एक बात बिल्कुल श्योर पता है कि इसके आगे जो भी नंबर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द मल्टीपल ऑफ 720, इजंट इट। ओ भाई 720 का मल्टीपल ही होने वाला है ना, या नहीं होगा। 720 गुणा 7, 720 गुणा 7 गुणा 8, 720 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, लाइक दिस, है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 लाइक दिस, आगे चल जाएगा। तो जो भी आएगा वो मल्टीपल ही होने वाला है। मल्टीपल का मतलब क्या है कि भाई वो पूरा पूरा कट जाएगा। अरे मल्टीपल से मतलब समझ रहे हो ना, पूरा पूरा कट जाएगा वो उसके बाद उसी नंबर से, जाहिर सी बात है 720 से मल्टीपल पूरा पूरा कट जाएगा। तो यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि सर रिमाइंडर जितना बचना था, यानी कि जो शेषफल जितना बचना था वो तो सर आपका यहां तक बच चुका 720 तक, क्योंकि 720 से आगे आप जो भी नंबर लेके जाओगे वो नंबर एक्चुअली में रिमाइंडर देगा ही नहीं। तो जितना भी रिमाइंडर बचा, मतलब इसके आगे तो रिमाइंडर खत्म, इसके आगे नो रिमाइंडर, क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है यहां से, इसके बाद से पूरा पूरा कट रहा है, 720 के मल्टीपल ही होंगे। तो जितना रिमाइंडर बचना था यहां तक बच चुका है। तो रिमाइंडर क्या है आपका, ये कंप्लीट जो बचा हुआ है ये वाला आपका रिमाइंडर यहां तक मिल चुका है आपको, है ना। मतलब जो संख्या के बाद डिवाइड करके बचेगा बस यही बचेगा, इसके बाद तो सारे 720 के मल्टीपल ही आने वाले हैं। तो यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 1 + 2, है ना, +6 + 24 + 120। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो 1 + 2 3 + 6 9 + 24 33 + 120 153। बात समझ में आई या नहीं आई, इज योर आंसर। जिसका आंसर आ गया था बहुत बढ़िया, नहीं भी आया तो भाई इसको चेक कर लेना और बात खत्म। अब आ जाना चाहिए। क्लियर हुआ फंडा। तो ये था आपका फैक्टोरियल, मतलब किस तरीके से फैक्टोरियल का क्वेश्चन बना सकते हैं। अब अगर कुछ भी पूछ लूं तुमसे कि फैक्टर 100 में से मैं तुमसे कुछ भी बोल दूं, मैं ऐसा बोलूं भाई 5040 से डिवाइड कर रहे हो तो उसके बाद रिमाइंडर बताओ, सिंपल सी बात है, इसमें 720 और जोड़ दो, है ना। 5040 उसके नीचे ही आ गया, जस्ट एकदम ये आ गया 5040। ऐसे अगर मैं बोलूं कि भाई 6 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचेगा, तो भाई 1 + 2 3 ही बचेगा। 24 से करने पर कितना बचेगा। अब तुम्हें समझ में आ गया, फैक्टोरियल 100 हो या कुछ भी हो, XYZ। अब यहाँ पे चाहे मैं 1000 लिख दूं, मैंने तो 100 लिखा, लेकिन फैक्टोरियल 1000 लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा। मैं फैक्टोरियल लाख लिख दूं, मैं अनगिनत लिख दूं, मैं कुछ भी कर दूं, है ना, क्या कोई फर्क पड़ेगा। वैसे अनगिनत नहीं लिखना है, इनफाइनाइट नहीं लिखना, ठीक है ना, मैथमेटिक्स की सीमाओं में रहते हुए बात करनी है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बच्चे उड़ा देंगे, बालक उड़ा देंगे, हमारे उड़ा देंगे ना, बढ़िया। तो क्या सर, क्या फैक्टोरियल में इतने ही खेल करता है वो? नहीं भाई साहब, अफसोस की बात यही है कि सिर्फ इतने खेल नहीं करता, थोड़े बहुत खेल वो और भी कर सकता है, ठीक है ना। अगर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया बढ़िया से, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बच्चे मेरे को करके बताएंगे, आई नो, है ना। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपोनेंट। अभी बताऊंगा, घबराना मत, एक्सपोनेंट का मतलब क्या है। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100। समझ में आई बात? वो क्या कह रहा है कि भाई 2 के एक्सपोनेंट बता दो फैक्टोरियल 100 में। एक्सपोनेंट का मतलब गुणांक, है ना, गुणांक मतलब कि कितनी बार 2 आ रहा है। सिंपल, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेने के बताऊं तो भाई अगर मैं बोलूं 6, तो 6 में 6 के फैक्टर कितने, 2 × 3, तो एक बार 2 आया। अगर मैं बोलूं 8, तो 8 के अंदर है 2 × 2 × 2, है ना, यानी कि 3 बार 2 आया। तो ऐसे कितनी बार 2 आ रहा है, यानी कि कितने गुणांक आपके 2 के हैं, एक्चुअली में एक्सपोनेंट 2 के हैं, किसमें, 100 के, फैक्टोरियल 100 में। समझ में आई बात या नहीं? समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन सिंपल है ना, लास्ट क्वेश्चन की तरह सिंपल है ना, मस्त क्वेश्चन है ना भाई।
तो मस्त क्वेश्चन है, तो करके बताओ, पॉज करो और करके बताओ, है ना, पॉज करना है और करके बताना है, कोई पंगा ही नहीं, क्योंकि अपन तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं और उसके बाद मेरे को बता देना है आपको कि कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया, है ना। तो फैक्टोरियल 100 की बात हो रही थी सर। अगेन सर फैक्टोरियल 100 एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा, अब उसमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 कैसे देखेंगे सर? भाई कोई पंगा ही नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिंपल 100 के अंदर कितने दो होंगे, अंदर कितने दो है मतलब क्या, डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो 100 में से 2 कितने बनेंगे, मतलब कि 100 में से 2 के कितने बन सकते हैं, दैट इज, उसके बाद प्लस क्या बचा, 100 डिवाइड बाय 2 कितना आता है, दैट इज 50। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना 50/2 कि भाई यहां तक चीजें सही है, प्लस 50 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना बचेगा, अगले 2 की होने की संभावना किसमें, 25 में। अब कई बच्चों को ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होगा, मे भी हो सकता है, बट इसको डायरेक्टली इस तरह से समझ लेना, लॉजिक भी समझ में आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। इसको करने का तरीका ये है 100/2 प्लस 50/2 प्लस 25/2। ये 50 कहां से आ रहा है, यहां से इसका जो डिवाइड देने का जो चीजें बची, तो पहली बार 100 में कितने दो हैं, फिर 50 में कितने दो हैं, फिर 25 में कितने, 50 का आधा 25 में कितने दो हैं, फिर 25 का आधा 12.5 हो जाएगा, 12.5 में कितने दो है। लेकिन यहाँ पे कभी भी हम चीजें जो है दशमलव में या फिर पॉइंट्स में नहीं लिखते, तो यहाँ पे हम हमेशा कंप्लीट नंबर लिखते हैं। तो हालांकि 25 को जब अपन 2 से भाग देंगे तो दैट इज गोइंग टू बी 12.5, बट हम ये नहीं लिखेंगे, है ना, हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे एंड हम लिखेंगे क्या 12, तो हम यहाँ पे कंप्लीट नंबर लिखते हैं, तो दैट इज 12/2 प्लस अगेन अब कितना बच जाएगा 6/2 प्लस दैट इज कितना बचेगा 3/2, बात खत्म। इस तरीके से आपको बिल्कुल एंड तक लिखते आना है, बात खत्म, समझ रहे हो, इस तरीके से आपको एंड तक लिखते आना है और बस इसको जोड़ देना है भाई, कुछ नहीं करना है। 100/2 कितना है 50 प्लस 50/2 कितना है 25 प्लस 25/2 कितना है, फिर से अगेन। अब कई बच्चों में सर यहाँ पे तो 12.5 लिख दो, नहीं भाई 12.5 नहीं, पूरा पूरा नंबर ही आएगा, कभी भी पॉइंट में संख्या नहीं आएगी, ठीक है ना, प्लस 12, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, पॉइंट का मतलब वो उससे आगे निकल गया, पॉइंट का मतलब है उससे आगे निकल गया, मतलब 12 ही होंगे, 12.5 का मतलब 25 है, लेकिन उसका 12.5 तो कोई पहाड़ा नहीं होता ना, 2 के बाद फिर सीधा कहाँ जाएगा 13 में जाएगा, वो 26 हो जाएगा, तो इसलिए 12। फिर उसके बाद कितना 6 प्लस फिर उसके बाद कितना 6/2 3 प्लस यहाँ पे कितना 3/2 कितना 1 है, ठीक है। तो भाई ये जो आपकी आंखों के सामने है, इतने दो पॉसिबल है फैक्टोरियल 100 के अंदर, इनको जोड़ लो, 75 प्लस 12 87 प्लस 6 93 प्लस 3 96 प्लस 1 97, तो भाई 97 है। तो यानी कि अपन कैसे लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100 और कुछ नहीं है, यह है 2 की पावर 97, है ना, समझ रहे हो, 2 की पावर 97 मल्टीप्लाई बाय कोई नंबर। अब ये 2 तो इतने हैं इसमें, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ 2 से बनाए ये, अरे समझ रहे हो, समझ, जैसे 6 है, 6 के अंदर 2 और 3 है, तो 8 के अंदर जैसे 2 2 2 और 2 है, ये तो खाली 2 से बना है, तो इसको तो हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। बट क्या हम ऐसे 10 को लिख सकते हैं, नहीं भाई 10 को नहीं लिख सकते, तो 10 में एक 2 है और एक 5 है, तो इस तरह से फैक्टोरियल 100 में भी 97 2 है और बाकी मेरे को नहीं पता क्या नंबर है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ऐसी कुछ भी लिख के, एन से, कैपिटल एन से मान लो रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, तो इस तरीके से मैं फैक्टोरियल 100 को लिख सकता हूं। तो ये तो हो गया आपका इवन और दैट इज आपका श्योरली ऑड होगा। तो यहाँ पे वो एक कॉन्जुगेट जो हमारा रहता है कि भाई अपना इवन और ऑड वाला, मतलब कोई एक नंबर जो है आपका इवन ऑड से मिलकर बना होता है। खैर मैं इतनी ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ यार, इतनी ज्यादा डीप में जाने का मतलब भी नहीं है, यहाँ पे सिंपल सिंपल आपको एक्सपोनेंट की बात कर रहा था मैं, ठीक है ना। यहाँ पे हालांकि कुछ टेक्निकल बातें भी आ गई, बट ठीक है उसको छोड़ो, कोई इतना बड़ा वो नहीं है उसके अंदर, बस इतना समझ लेना है कि भाई 97 2 हैं इसके अंदर, ठीक है ना, बात खत्म, ठीक है। समझ में आई ये बात या नहीं आई, क्लियर हो गया फंडा, क्लियर हो गया फंडा कसम से। तो आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर भाई मेरे को मतलब मैंने करके बता दिया, तो मेरे को एक चीज की पूरी उम्मीद है कि हमारे बालक जो हैं वो ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके दिखाएंगे। अब कसम है तुम्हें, है ना, कसम दे रहा हूँ, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3, कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100, कसम से बता दोगे ना, ये पॉज करो और खुद निकालो, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें, खुद निकालो ये क्वेश्चन, मेरे को मतलब मैं तो कराऊंगा ही, जाहिर सी बात है, बट खुद निकालो फटाफट से पॉज करके, ठीक है ना, मेरे करने से पहले। जी हाँ जनाब, तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100 क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, अगेन वही करना है सर, 100/3 प्लस कितना, कितनी बार जाएगा सर, ये 33 पॉइंट समथिंग जाएगा सर, 33.33 इस तरह से जाएगा, लेकिन 33.33 नहीं लिखना, क्या लिखना है 33, है ना। यहाँ पे मैं लिख दूं ताकि आपको याद रहे, 100 डिवाइड ये आएगा 3 3 3
3 3 9, फिर उसका 3 3 9 पॉइंट लगाए 0/3, इस तरह से आएगा। तो इसको अपन को अप्रोक्सीमेट इस तरह से करके 33 लिख देना है, ठीक है ना। ये आपको याद रखने के लिए मैंने वहां पे लिखा है जानबूझ के। 33/3 प्लस कितना आता है 11/3, ठीक है ना, प्लस फिर उसके बाद 11 से कितनी बार जाएगा 9 टाइम जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, फिर बचेगा आपके पास 2, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी, कितनी बार गया आपका 3 टाइम्स गया ना आपका, तो 3/3। ओके, क्लियर। सो भाई अगेन इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे 33 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, है ना, 3 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कंप्लीट नंबर लिखना। 33/3 11 प्लस 11/3 कितना जाएगा, कितने टाइम जाएगा भाई, 3 3 9, 3 टाइम जाएगा, प्लस 3/3 क्या हो गया, 1 हो गया। तो 33 प्लस 11 44 प्लस 3 47 प्लस 1 48, है ना। होपफुली सबका आंसर ये आ चुका होगा। तो बेसिकली फैक्टोरियल 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 48, क्योंकि 3 के कितने एक्सपोनेंट है उसमें 48 इंटू कोई नंबर m। अब ये m अलग हो जाएगी कहानी, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, इस तरीके से। या फिर आप लोग, क्योंकि आपको पता है 2 के कितने हैं और 3 के कितने हैं, तो आप 2 की पावर दिस 3 इंटू 3 की पावर दिस इंटू कुछ और नंबर, वो हमें नहीं पता, है ना। और भी इसके अंदर एक्सपोनेंट हो सकते हैं, 5 के एक्सपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, वो अपने को अभी नहीं पता। निकालना चाहो तो निकाल लो, जितना डाइसेक्शन करना चाहो घर में बैठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैंने तो तुम्हें तरीका बता दिया गाइस, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसके बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे पूछे जाते हैं फैक्टोरियल को लेके, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल की तो कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, कि फैक्टोरियल पे से क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में किस तरीके से आपसे क्वांट के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जरा टोन सेट करते हैं अपने लेक्चर की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की तरफ, ठीक है ना। तो जो टोन सेट हो रही है, यानी कि जो यार क्वेश्चन उसका बन रहा है कि भाई अब मैं आपको ना प्लेस में रखना सिखा रहा हूं। अभी मैं फिर से मैं बोल रहा हूं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की मैंने कोई बात नहीं करी, बस आपको शुरू में इंट्रो दिया है उसकी अभी डेफिनेशन बहुत प्रॉपर तरीके से आएगी, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आएगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पे अच्छे से अभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डिफाइन करके बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग मतलब दिमाग लगा के, जहां पे ना पी है ना सी है ना ही तो क्या है परम्यूटेशन है ना ही कॉम्बिनेशन है, खाली एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी ये कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, बस एक स्टार्टिंग है। तो हाउ मेनी 3 लेटर, खाली सिलेक्शन करना सिखा रहा हूं, मतलब ये मत समझना कि कॉम्बिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी, सिंपल सी बात है, कैन बी फॉर्म्ड, मतलब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, सिर्फ कॉमन सेंस में, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली कॉन्सोनेंट्स। क्या कह रहा है, ओनली कॉन्सोनेंट्स, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स, बट ईच ओनली वंस, ठीक है ना। तो वो जो नंबर ऑफ वेज की कहानी मैंने वहां पे शुरू करी थी, वो एक्चुअली में आपको अब समझ में आएगी कि भाई वो नंबर ऑफ वेज वगैरह जो है यहाँ पे क्यों इतना इंपॉर्टेंस रख जाते हैं ना। सो हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स, तो यानी कि अब देखो, अब जो मैं यहाँ पे लैंग्वेज यूज करूंगा, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, यही टोन सेट करेगा आगे पीएनसी के लिए भी और प्रोबेबिलिटी के लिए भी, यकीन मानना मेरी बात, प्रोबेबिलिटी के लिए भी, ठीक है ना। तो ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स, ठीक है, तो भाई 3 लेटर वर्ड की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई 3 प्लेस भरने हैं, इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन हमेशा, जाहिर सी बात है 3 पेज भरने हैं। अब इन 3 पेज को भरने के लिए एलिजिबल कौन कौन है वो देखते हैं। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली कॉन्सोनेंट्स। अब भाई जानते हो ना अपने इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अल्फाबेट्स होते हैं और उसमें कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कितने उसके अंदर आपके क्या कहते हैं उसे, वो होते हैं, क्या कहते हैं यार, वोवेल्स। अब ये थोड़ा सा इंग्लिश की जानकारी चाहिए, बेसिक वाला। 26 होते हैं ना अपने पास कंप्लीट अल्फाबेट्स, ठीक है ना। तो कितने अपने पास कॉन्सोनेंट कितने होते हैं उसमें से, इंग्लिश की भी क्लास हो रही है साथ साथ में, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं उसमें से 21। वोवेल्स कितने होते हैं भाई, अरे हिंदी में जो मात्राएं होती है ना उसको कहते हैं, उसके कितने होते हैं वोवेल्स, ये अच्छा ये कितने होते हैं 5। क्या होते हैं वोवेल्स, कौन से होते हैं, ये भी बता दो मेरे को, याद है ना, AEIOU, बचपन में याद किया होगा। तो ये होते हैं वोवेल्स और बाकी के बचे हुए सारे सारे क्या होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। तो भाई ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है ना, वो ये कह रहा है कि हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली कॉन्सोनेंट्स बट ईच ओनली वंस, हर एक को एक ही बार यूज करना है। तो भाई इनमें आने के लिए एलिजिबल कॉन्सोनेंट्स हैं, इसलिए खाली 21 ऐसे पात्र हैं, 21 ऐसे अल्फाबेट्स हैं, 21 अल्फाबेट्स आर देयर जो बेसिकली एलिजिबल हैं
इन प्लेसेस पे आने के लिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये बात समझ में आई? तो ये पास्ट तो बेचारे पहले खत्म हो गए क्योंकि वॉवल्स नहीं है। अब कई बच्चों के दिमाग में, जिन्होंने इंग्लिश ज्यादा पढ़ ली होगी या जिन्होंने रीजनिंग पढ़ा होगा, जिनको और ज्यादा दिमाग चल रहा होगा, उनके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या सर मात्राओं के बगैर कौन सा शब्द बनता है, वॉवल्स के बगैर तो कोई शब्द नहीं बनता सर, ऐसा होता है। तो भाई यहाँ पे उसने मीनिंगलेस या मीनिंगफुल की बात नहीं करी है। तो यहाँ पे इंग्लिश की क्लास में मत चले जाना, मीनिंगलेस या मीनिंगफुल नहीं, हमें सिर्फ मैथ से मतलब है। वर्ड का मतलब कुछ भी हो, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ड बने या ना बने अपन को उससे ही फर्क नहीं पड़ता। बस अपन को क्या देखना है, अपन को अरेंजमेंट करना है, अपन को जो है सिलेक्शन करना है कि किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उसी तरीके से पूछ रहा है कि भाई कितने नंबर ऑफ वेज हैं, कितने रास्ते हैं जिन रास्तों से ये 3 स्थान भरे जा सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, है ना? वो ये कहना चाह रहा है हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म, मतलब कितने 3 लेटर वर्ड इसमें फॉर्म करे जा सकते हैं, मतलब कितने 3 लेटर वर्ड आप बना सकते हो, यानी कि कितने रास्ते हैं जिनसे होते हुए ये 3 पर्टिकुलर स्पेस भरे जा सकते हैं इन 21 अल्फाबेट्स के द्वारा, जहां पे हर एक कॉन्सोनेंट यानी कि हर एक अल्फाबेट बस एक ही बार अलाउ है। सिंपल समझ में आया क्वेश्चन? बहुत सिंपल। तो सर अब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसका तो काम खत्म कर देते हैं सर हम। तो बिल्कुल भाई जनाब कर दो। तो भाई पहले वाले में इन ए आई ओ यू को छोड़ के कितने आने के लिए अवेलेबल हैं? सारे के सारे आने के लिए आतुर है ना, 21 के 21 आ सकते हैं या नहीं आ सकते? हाँ आ सकते हैं सर, है ना? मतलब 21 बार, अरे ऐसे वर्ड बना सकते हो ना 21 बार 21 लेटर लिख के, मतलब यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ऐसे करके 21 अल्फाबेट आ सकते हैं। लेकिन अब अगर 21 आ गए तो 21 में से कोई एक फिक्स हो गया यहाँ पे। अब बात समझ रहे हो? अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। तो 21 आ गए, खत्म, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं समझ रहे हो ना? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मतलब कि उतने टाइम जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर 21 आ गए, 21 आ गए तो भाई जाहिर सी बात है अब एक फिक्स हो गया, 21 आ सकते हैं, 21 आर एलिजिबल, और 1 फिक्स हो गया, है ना? एक फिक्स हो गया। अब एक एक हर जगह फिक्स होगा, मैं पहले लिख दे रहा हूं हर जगह पे। तो 1 फिक्स इधर और बाकी का एक फिक्स इधर हो जाएगा लास्ट में आके। तो भाई 21 आ गए हैं तो एक फिक्स हो गया इधर, अब एक फिक्स हो गया, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ओनली वंस, सिर्फ एक लेटर एक ही बार आना है। तो भाई अगली बार आने के लिए कितने एलिजिबल हो गए? 21 है क्या एलिजिबल यहां पे आने के लिए? नहीं सर, क्योंकि एक फिक्स हो चुका था सर यहां पे, और जो एक यहां पे फिक्स हुआ है ये अगले वाले में नहीं आ सकता। तो अगले वाले में कितने लेटर एलिजिबल हुए? 20 एलिजिबल हुए, और फिर से यहां पे एक फिक्स हो गया 20 में से, और अगले वाले में आने के लिए कितने एलिजिबल हुए? 19। बात समझ में आई या नहीं आई? 21 गुणा 20 गुणा 19, समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ वेज टोटल इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे कितने निकल के आएंगे? दैट इज 7980 नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज पूरा ही लिख देना ना, नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन फिल द एम्प्टी स्पेस, पूरा लिखना हो ताकि समझ में आए। बाय विच वी कैन फिल द empty spaces और blank space, ठीक है ना? समझ में आई बात या नहीं आई? यानी कि ये तो नंबर ऑफ वेज होगी जिनके द्वारा हम फिक्स कर सकते हैं, और जितने नंबर ऑफ वेज है जितने हम फिक्स कर सकते हैं, अरे एक्चुअली में उतने ही तो वर्ड्स बनेंगे ना। समझ में आई बात या नहीं आई? क्यों? एग्जाम्पल अब बनाते रहो, 7980 है, बनाते रहो वर्ड्स अलग अलग, है ना? कितने वर्ड्स बना सकते हो? 3 वाले बनाते रहो। तो 4 के कितने बन जाएंगे, 5 के कितने, 6 के कितने बन जाएंगे? अब सोचते रहो। नहीं समझ में आया किस तरीके से इसकी कहानी चल रही है ना? अब यहाँ पे ये होगा थोड़ा सा कि सर हाँ ये जो है सर, ये एक बार ये मल्टीप्लीकेशन, क्या समझ में आ रहा होगा वैसे तो मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि कितनी बार जोड़ रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी में जब ये मल्टीप्लीकेशन और एडिशन होता है ना, वहां पे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, मैं जानता हूं। तो वो तो मैं स्पेसिफिकली समझाऊंगा, उसकी टेंशन ना मानना, वो तो स्पेसिफिकली समझाना है कसम खा के। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फील दे रहा हूं तुम्हें खाली अभी। तो अभी खाली बस ये फीलिंग वाली क्लास चल रही है और कुछ नहीं है ना? तो भाई अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है, जरा देखिए क्या कह रहा है वो कह रहा है भाई हाउ मेनी 4 डिजिट वर्ड्स, 4 डिजिट नंबर्स कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अब नंबर में ना थोड़ा सा और घपला होता है, थोड़ा ध्यान से। कैन बी फॉर्म्ड विथ
with 3579 ओनली। सिर्फ इन्हीं 4 के द्वारा 4 डिजिट नंबर बताना है, तो ये बताना है कि भाई कितने 4 डिजिट नंबर आ सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब बता दो मेरे को, मतलब सॉल्यूशन लिखने से पहले बता दो फटाफट से, मतलब तुम्हारी कॉपी में एकदम से लिख के तैयार होना चाहिए। अब क्या यहां पे उसने बोला ऐसा क्या कि सर अगेन क्या कर लेंगे, पहले तो वही वो 4 प्लेस बना दो, ये 4 प्लेस है, इनको भरना है किन से, 3 5 7 9 से। क्या उसने बोला ऐसा कि रिपीटेशन ना हो? क्या उसने बोला ऐसा कि रिपीटेशन ना हो? मेरे को ये बताओ, क्या उसने बोला ऐसा कि यहां पे रिपीटेशन ना हो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं बोला। तो फिर क्या है सर? रिपीटेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जनाब, बिल्कुल करो रिपीटेशन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में रिपीटेशन अलाउ नहीं था, इस केस में यहाँ पे मैं स्टार करके लिख देता हूं कि रिपीटेशन अलाउड दिख रहा है मेरे को, कि रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहाँ पे नंबर आ सकते हैं, यानी कि यहां पे आने के लिए 4 नंबर, चारों के चारों एलिजिबल, और दूसरी जगह पे आने के लिए एक फिक्स भी हो गया, एक फिक्स। अब ये मैं सोच रहा हूं यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी फिक्स हो रहा है, बट स्टिल अगले 4 जा सकते हैं या नहीं जा सकते? बिल्कुल, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। यहां पे भी चारों एलिजिबल और यहां पे भी चारों एलिजिबल। बात समझ में आई या नहीं आई? लास्ट क्वेश्चन और इसमें क्या अंतर था, समझ में आया? वहां पे आपके अल्फाबेट्स जो थे रिपीट करना अलाउ नहीं था, यहां पे अलाउ है भैया, बिंदास। ये 4 है, 4 में चारों ही चारों रिपीट करो, बिंदास रिपीट करो, कोई चक्कर नहीं है, बिंदास रिपीट करो, कोई चक्कर नहीं है। समझ में आई बात या नहीं आई? तो भाई कितना आ जाएगा ये? 4 की पावर 4, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 256 वेज, है ना? सो 256 4 डिजिट नंबर्स, या मैं इस तरह से लिख रहा हूं, मैं तो वेज लिख रहा हूं, 256 वेज ऐसे हो सकते हैं, या 256 256 नंबर ऐसे हो सकते हैं, जहां पे मैं 3 5 7 9 का यूज करूं और रिपीटेडली यूज करूं और अलग अलग नंबर बना दूं। जैसे एक नंबर तो ये 3500, 3579, 3597, इस तरह से चेंज कर करके 256 नंबर बनाए जा सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर हुआ फंडा? अच्छा, अब यहीं पे मैं थोड़ा सा खेल करूं, अगर सिंपल बात, सिंपल सिंपल क्वेश्चन यही है कि भाई हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर ही बनाने, क्वेश्चन वही है। सिर्फ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ये डिजिट जो है, मतलब जो नंबर है, इसको मैं चेंज कर ही दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कर दिया 3 5 7 और यहां पे मैंने लिख दिया 0। हाँ जी जनाब, समझ में आई बात? मतलब क्वेश्चन अबव ही है, ऊपर वाला ही है क्वेश्चन, बस यहाँ पे जो नंबर थे ना 4 वो अलग हो गए, और 4 डिजिट नंबर ही बनाना है, 4 डिजिट नंबर ही बनाना है। समझ में आई बात? यानी 1 2 3 और 4, तो 4 डिजिट नंबर ही बनाना है। कैसे बनेगा सर? कैसे बनेगा सर? सर वैसे कर दो ना। अरे क्या वैसे कर दूं क्या? 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 कर दूं ना, 256 क्या सर? वही आ जाएगा। क्यों सर, क्यों परेशान कर रहे हो? वही तो आएगा, फालतू की बातें कर रहे हो। ऐसा ऐसा है क्या? अरे ऐसा नहीं है भाई, है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे बालक, यहां पे 0 लिखो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, यहां पे 0 लिखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे 0 लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां पे 0 लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी 0 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या यहां पे 0 आ सकता है क्या? हाँ जरा सोचना, अगर यहाँ पे मैंने, मतलब अब ये मत कहना सर ये भी तो नंबर होगा ना, 0 357 ये नंबर होगा क्या? हाँ नंबर होगा ये, लेकिन क्या ये 4 डिजिट नंबर है? बताना, इज इट अ 4 डिजिट नंबर? इज इट अ 4 डिजिट नंबर? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं सर, ये 4 डिजिट नंबर तो नहीं है, ये है सर 3 डिजिट नंबर। समझ में आई बात या नहीं आई? ये कैसा नंबर बन रहा है? ये एक 3 डिजिट नंबर बन रहा है, और क्वेश्चन में उसने बहुत मासूमियत के साथ साफ साफ बोल दिया था कि भाई 4 डिजिट नंबर बनाने। तो जाहिर सी बात है, अगर सिर्फ नंबर की बात बोलता तो फिर तो आप 0 कहीं भी लगाओ, लेकिन उसने बोला 4 डिजिट नंबर। और पहली बात, वैसे भी यार 0 को पहले लगाने का मतलब नहीं होता, 0 की वैल्यू तभी है जब वो किसी नंबर के बाद लगे। ये तो हमें पता है, शून्य की वैल्यू कहां पे, वो तो आपको पता है। तो भाई ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, 3 डिजिट नंबर बना। तो यानी कि सर आप जो कहना चाह रहे हैं वो बहुत सिंपल सी बात है, और वो बात कुछ इस प्रकार है कि पहले प्लेस पे, यानी कि पहला मतलब कि वंस वाला जीरोस वाला की बात नहीं करूंगा, थाउजेंड्स होगा यहाँ पे, हमेशा किसी भी एलिमेंट में पहले प्लेस पे 0 इज नॉट अलाउड, है ना? 0 इज नॉट अलाउड हेयर,
है ना, पहली बारी में 0 नहीं आता। बाकी यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे 0 लिखो, वंस प्लेस पे लिखो, टेंस पे लिखो, हंड्रेड्स पे लिखो, लेकिन 1000 पे मत लिखना क्योंकि 1000 वाला था ये, है ना। यहाँ पे मत लिखना 0 क्योंकि यहाँ पे 0 लिखो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो बस इतनी छोटी सी माइन्यूट सी चीज का ध्यान रखते हुए अगर आप नंबर बनाओगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। और एग्जामिनर जानता है कि यहीं पे गलती करते हो, इसलिए वो यहीं पे खेलता है आपके साथ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे 0 अलाउ नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ कितने एलिजिबल नंबर होंगे? 3 एलिजिबल नंबर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कितने एलिजिबल नंबर होंगे यहाँ पे? 3। यहाँ पे 3 5 7, और मैं लिखता भी हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 3 5 7 बस यही एलिजिबल नंबर है, इन्हीं में से कोई एक यहाँ पे आके बैठेगा, है ना। बाकी यहाँ पे भाई किसी को बैठाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे चारों को बैठाओ, यहाँ पे भी चारों को बैठाओ, और यहाँ पे भी चारों को बैठाओ। समझ रहे हो? इसका आगे का केस क्या बन सकता है? जब रिपीटेशन अलाउ ना हो, है ना, ऐसा भी केस बनेगा ना, बन सकता है ना, वो भी बना के दिखाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे उस पर। अभी क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं, ये तो बस खाली क्या कहते हैं उसे, स्टार्टअप है, ये तो बस खाली वार्म अप है। क्वेश्चन तो भी होंगे मस्त वाले, ठीक है ना, ये तो खाली समझा रहा हूं। तो 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो भाई कितना आ जाएगा? 4 की पावर 3 कितना हो गया? 48, और 48 इंटू 3 अपना कर दोगे सिंपल सिंपल, तो 48 इंटू 3, सो दैट वुड बी 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 प्लस 2 144। समझ रहे हो? तो ये आपका इस तरीके से सिंपल आपका आ जाना है। तो 144 वेज, जहां पे आपका क्योंकि शुरू में 0 अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये फंडा, है ना। कहीं अगली बार 0 के साथ भी सबको एक साथ नाप दो, सबको एक साथ नहीं नापना भाई, कहीं पे 0 आ जाए तो थोड़ा सा सावधानी बरत लेना। कहीं पे 0 आ जाए तो सबको एक लाठी से मत हाँक देना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ये भी मस्त सा क्वेश्चन बन रहा है बिल्कुल। ये समझा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मॉडल समझ रहे ना, ये मॉडल समझाने के लिए है ना। क्या है मॉडल कुछ इस तरीके से, वो कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, सिंपल सी बात है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, है ना, कैन बी फॉर्म्ड, कितने 3 डिजिट के नंबर फॉर्म हो सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड whose यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 0। यूनिट मतलब यहां से चलते हुए पहले, है ना, यूनिट डिजिट कितना तो पता है ना, यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, मतलब वंस प्लेस, टेंस प्लेस, टूस प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, जानते हो। यूनिट डिजिट क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 0। तो उसने एक तो खुद ही फिक्स कर दिया, है ना, घबराने की जरूरत नहीं, एक तो उसने खुद ही फिक्स कर दिया, आपका काम आसान कर दिया। एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, and repetition is not allowed. So how many 3 digit number can be formed whose unit digit is always 0 and repetition is not allowed? भाई अब फटाफट से मेरे को करके बताना तुम ही लोगों को ये क्वेश्चन। तो भाई 3 प्लेस है और इसको भरना कैसे है, अब वो तुम देखो। क्या कह रहा है वो कि भाई यहां पे तो उसने 0 फिक्स कर दिया, तो यहां पे जो है 0 इज फिक्स्ड, ये है ना, 0 इज फिक्स्ड, यही बोला ना उसने, उस यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 0, ये होती है यूनिट डिजिट, है ना, इसको बोलते हैं यूनिट। ये होता है आपका टेंस प्लेस, ये होता है यूनिट या वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, जानते हो, इसके आगे 1000, लाइक दिस, इस तरह से चलते चला जाता है, ठीक है ना। तो 0 फिक्स हो गया, तो यहाँ पे तो कोई संभावना ही नहीं बची, यहाँ पे तो बस एक ही रहेगा एलिमेंट, वो 0 फिक्स हो चुका है। अब भाई बाकी के कितने बचे एलिमेंट, कितने एलिमेंट होते हैं जिनसे नंबर बनाते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 10 मत गिन लेना, आगे वो नहीं होता है, ठीक है ना, क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके बेसिक नंबर्स हैं जिनसे आप बाकी के नंबर से बनाते हो, तो दिस इज द फंडामेंटल नंबर्स, ठीक है ना। अब इसमें से सबके सब यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन उसने 0 पहले बच्चे ने फिक्स कर दिया। अगर वो 0 फिक्स भी नहीं करता ना, तब भी हमें पता होता कि यहाँ पे 10 लिख देते क्या। मैं एक बार बताओ, अगर यहाँ पे वो 0 फिक्स ना करता तो क्या मैं पहले 10 लिख देता? कसम से बताओ मेरे को, क्या मैं पहले 10 लिख सकता था? अगर वो यहाँ पे 0 फिक्स भी ना करता तो मैं तब भी ना लिखता, मैं तब भी यहाँ पे क्या लिखता, 9 ही लिखता, क्योंकि सर पहले नंबर में तो 0 आ ही नहीं सकता।
और फिर क्योंकि 9 यहाँ पे हो चुका है और 1 यहाँ पे फिक्स हो चुका है, तो यहाँ पे कितने बचे भाई? और हाँ, फिर क्या होता, अगर यहाँ पे 0 फिक्स ना होता तो फिर मैं यहाँ पे 9 लिखता वापस से। क्यों? क्योंकि 0 तो आ सकता है ना यहाँ पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड और 0 यहाँ पे फिक्स हो चुका है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा 8। समझ? क्योंकि बाकी के 8 बचे ना। अब देख लो, यहाँ पे 9 है, 9 में से 1 फिक्स हो चुका मान लो, है ना? 9 में से कोई भी एक खत्म हो गया और 0 पहले ही खत्म हो गया था, तो कितने बचे? 8 ही बचे ना। मान लो ये 9 फिक्स हो गया यहाँ पे, मान लो ये 9 यहाँ पे फिक्स हो गया, बाकी के एलिमेंट कितने बचे? 8। 8 9 into 8 into 1, that is 72 ways, or we can say that the 72 is the answer. बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ फंडा? इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी का सबब नहीं इसमें। बढ़िया है। तो भाई ये था आपका बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट, जो कि आप समझते हो हमेशा से और जिसको समझने में आपको दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं इसके ऊपर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा डेफिनेशन के साथ चीजें आएंगी। एक मॉडल और मैं समझा सकता हूं आपको, ये भी बहुत बढ़िया सा मॉडल है, इसको देख सकते हैं। ओके ठीक है, हाँ ये वाला मॉडल बड़ा मस्त है, ये वाला मॉडल देख लो, तो फिर आप अगली क्लास के लिए तैयार कर देगा ये वाला मॉडल आपको। ठीक है, तो अपन ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं क्लास के, बट फिर भी जरा ध्यान से। तो क्या कह रहा है? हाउ मेनी 4 डिजिट, है ना, 4 डिजिट के नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने 4 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं, किससे? विथ द डिजिट। अब इससे तो बच्चे यार मतलब आंसर देना चाहिए बच्चों को खतरनाक तरीके से। विद द डिजिट्स 0 2 3 5 8 एंड 9। लेकिन उसने क्या बोला? इफ, 2 केस बता दिया उसने। इफ, पहला केस उसने बताया इफ रिपीटेशन इज अलाउड, है ना, कि भाई इन डिजिट्स का रिपीटेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा उसने केस बोला रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। समझ में आई कहानी या नहीं आई? तो एक जगह पे रिपीटेशन अलाउड था और एक जगह पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो अब मेरे को बताइए जनाब कि किस तरीके से इसकी कहानी होगी। पॉज करिए और जरा इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड विद द डिजिट 0 2 3 5 8 9। तो कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, सो टोटल 6 डिजिट्स हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, तो प्लेस कितने हैं? 4, 6 डिजिट और प्लेस 4। बहुत ना इंसाफी है, ऐसा क्या? बहुत ना इंसाफी है। ठीक है भाई, तो किस तरह से करना है? व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। ओके भाई, तो ये पहली बारी में क्या बोल रहा है भाई? रिपीटेशन इज अलाउड, तो 6 डिजिट है। तो भाई ये बता दो मेरे को पहले, यानी कि थाउजेंड्स वाले जो प्लेस है वहां पे क्या मैं 6 लिख दूं? मतलब कि 6 के 6 नंबर आने के लिए अलाउ है, यहाँ पे एलिजिबल है क्या? 6 के 6 नंबर आने यहाँ पे एलिजिबल है क्या? नहीं सर, यहाँ पे आप 6 नंबर नहीं एलिजिबल कर सकते। यहाँ पे सर आप कुछ भी रख दो, यहाँ पे आप 2 रख दो, 3 रख दो, 5 रख दो, 8 रख दो, 9 रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से कोई भी रख दो यहाँ पे, बट 0 नहीं रखना, है ना। तो यहाँ पे आने के लिए 5 नंबर्स एलिजिबल है, ठीक है ना। 5 में से कोई भी नंबर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्लेस पे आने के लिए सर कितने? सर 5 में से एक तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड है, तो फिक्स होने का कोई मतलब नहीं है। बाकी के बचे हुए 5 के 5 यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी मैं लिख दूं 5, यहाँ पे भी लिखूं 5? नहीं जनाब, 5 नहीं, यहाँ पे 6 आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 इन तीनों में क्या है? 0 इज अलाउड, है ना, 0 इज अलाउड है। तो यहां पे आने के लिए कितने नंबर एलिजिबल है? 6, सारे के सारे नंबर सब जगह आ सकते हैं। सो बेसिकली 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। आई थिंक दैट वुड गिव यू 1080। यस, 1080 वेज इज योर आंसर। समझ में आई बात या नहीं आई?
जब रिपीटेशन अलाउ था तो कहानी कुछ इस तरीके से चली। अगर रिपीटेशन अलाउ ना हो तो कहानी किस तरह चलेगी? अगेन टोटल 6 डिजिट, 6 ही डिजिट है, टोटल 6 डिजिट्स आर देयर, 0 2 3 5 8 9 ये है। रिपीटेशन इस बार अलाउ नहीं है तो 1 और 4 डिजिट बनानी है, 6 डिजिट में से 4 डिजिट बनानी है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली सिलेक्शन ही हो रहा है एक तरीके से, लेकिन अभी तक मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखवाई नहीं है आपको, ठीक है ना, वो लिखवाऊंगा और उसको बताऊंगा अच्छे से, उसके ऊपर क्वेश्चन भी होंगे, बस बने रहिए साथ में मेरे। और बगैर बताई ही हर चीज समझ में आ जाए ना तो बस उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब बगैर कुछ बोले ही फील आ जाए पूरा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। टोटल 6 डिजिट थी, 4 डिजिट आपको करनी है, यहाँ पे फिल करनी है। तो भाई पहले प्लेस पे आने के लिए, और यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो यहाँ पहले प्लेस में आने के लिए क्या 6 की 6 एलिजिबल है? नहीं भाई, यहाँ पे 0 नॉट अलाउड, तो 0 तो नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के लिए कितनी एलिजिबल है? 5। अब 5 एलिजिबल है और अगले वाले में कितनी हो जाएंगे एलिजिबल? अब यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे एक कोई फिक्स हो गई, एक कोई फिक्स हो गई है ना, 1 फिक्स हो गया यहाँ पे, और बाकी के बचे कितने, 5 लेफ्ट है ना, 5 बची है ना, और पांचों की पांचों मतलब इंक्लूडिंग 0, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों में 0 अलाउड है, 0 इज अलाउड, तीनों में 0 अलाउ होगा। तो इंक्लूडिंग 0 कितने एलिमेंट बचे? 5 एलिमेंट बचे यहाँ पे आने के लिए, एलिजिबल होने के लिए, इंक्लूडिंग 0, क्योंकि एक यहाँ पे फिक्स हो चुका है 6 में से। फिर यहाँ पे कितने बचे? 4 बचे। यहाँ पे कितने बचे? 3 बचे। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आई? 5 into 5 into 4 into 3 कैसे आया? समझ में आ गया? सो आई थिंक दैट वुड गिव यू 25 सो दैट इज 300 वेज। हाँ जी जनाब, किसी को भी कोई समस्या, कोई परेशानी इससे? तो रिपीटेशन जब अलाउ हो और रिपीटेशन जब अलाउ ना हो तो कितना फर्क पड़ जाता है। अलाउ था तो 1080 वे आ गए, अलाउ नहीं था तो 300 वे आ गए, एलिजिबल नंबर वाले 4 डिजिट के, जब सिलेक्ट करना था 6 में से। तो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूं अगले लेक्चर का, अगर मैं बेस बनाना चाहूं यहाँ पे, तो बात सिर्फ इतनी सी है, ये जो 6 है ना यहाँ पे, ये है n, है ना, किस में से सिलेक्ट करना है। जो r है ना वो है नंबर ऑफ सिलेक्शन, मतलब जो r है यहाँ पे वो है 4। ये n और r क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से, NCR और NPR यानी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझते हुए। मेरे को उम्मीद है कि फैक्टोरियल के ऊपर जो क्वेश्चंस कराए हैं आज, और जो मैंने यहाँ पे आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करी सिलेक्शन के बारे में, और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है, सिलेक्शन और सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट एक्चुअली में क्या है, आपको समझ में आया होगा, आपको फील आया होगा। अगले लेक्चर में आपके एंड रूल और रूल, काफी कुछ रूल्स हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल, एडिशन रूल, ठीक है ना, और सिलेक्शन को करने के तरीके, अरेंजमेंट को करने के तरीके, और बेसिकली आपके जो रूल्स, सॉरी आपके जो है परम्यूटेशन के आपके जो लॉज हैं उसके बारे में समझना, और अलग अलग जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट उसको समझना। सर्कुलर परम्यूटेशन की बात होगी, और कॉम्बिनेशन की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज जो हमारे आगे तक प्रोबेबिलिटी तक काम आएंगी, वो सब का सब आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलने वाला है। तो इतना सब कुछ आपको पीएनसी में मिलने वाला है मेरे साथ, तो बने रहिए। और पूरा आज के बाद कभी, मतलब इन लेक्चर की सीरीज का कभी भी कोई बच्चा नहीं कहेगा कि सर मेरे को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रोबेबिलिटी में दिक्कत है, तो यहाँ से बिल्कुल समझते हुए चलना, प्रोबेबिलिटी तक ये चीज साथ चलेगी। होपफुली लेक्चर में इस लेक्चर को रिवाइज करके आओगे, क्योंकि अब इस पूरी सीरीज का एक लेक्चर एक के ऊपर एक फॉर्म होगा। अगर यहाँ पे छूटा तो ये मत सोचना कि अगला समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से आ तो जाएगा, मैं हर चीज रिपीट कराता हूँ बार बार, लेकिन इतनी आसानी से नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा ये कि इस लेक्चर को बना के अच्छे से नोट्स लेकर के चलना यार, और फिर अगले लेक्चर में आना। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेरे को उम्मीद है कि पूरे जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई आप लेंगे और पढ़ के आएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, बाय।